अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, कल हमने सरसरी से बस डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था शेयर बेस्ड पेमेंट्स का, और इसी को आज हम लेकर चलेंगे और इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं क्या, मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम वैसे बिजनेस जब कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, अक्वायर करता है, उसकी पेमेंट कैसे करता है? कैश में। आमतौर पर कैश में पेमेंट की जाती है। एम्प्लॉय की सर्विसेज ली जा रही हैं, पेमेंट की जा रही है कैश में। गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, पेमेंट की जा रही है किसमें? कैश में। लेकिन क्या एंटिटी ऐसा कर सकती है कि पेमेंट कैश में ना करे और पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कर दे, शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट कर दे, शेयर ऑप्शंस की फॉर्म में पेमेंट कर दे? ऐसा क्यों करती है एंटिटी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने गुड्स और सर्विसेज अक्वायर करी और उसकी पेमेंट किस फॉर्म में कर दी? शेयर्स की फॉर्म में कर दी। अच्छा, अब मसला क्या आया? मसला ये आया कि अगर तो पेमेंट हो कैश की फॉर्म में तो सर नजर आ रहा है माल ज्यादा हुआ नजर आ रहा है, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना आसान। लेकिन अगर पेमेंट हो इक्विटी की फॉर्म में तो सर अभी माल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, रिसोर्सेज निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो सर एंटिटी का तो कोई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, एंटिटी का तो कोई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, तो सर क्या एक्सपेंस बुक किया जाए? क्वेश्चन मार्क। किया जाए तो कैसे किया जाए? अब दिमाग में बात आती है सर गुड्स रिसीव तो हो रहे हैं, सर्विसेज रिसीव तो हो रही हैं, कैश नहीं जा रहा, जा क्या रहा है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं, इक्विटी जा रही है, और अभी हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारा कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो रहा है, अभी हमें ऐसा बजाहिर हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर ये हमने बड़ी कीमती चीज दी है। आप लोगों में से कौन है जो शार्क टैंक देखते हैं? शार्क टैंक इंडिया देखते हैं? कुछ एपिसोड देखे हैं? वो देखा करो, उसकी एपिसोड देखा करो, उसमें थोड़ा सा ड्रामा ज्यादा करते हैं वो लोग, ड्रामा और तफरी ज्यादा करते हैं। हाँ, इसका यूके वर्जन भी, मैंने तो यूके वर्जन नहीं देखा था, मैं तो वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नज़रों से शार्क टैंक इंडिया की एपिसोड गुजरी, एक गुजरी, मैंने बोला हाँ यार ये तो ज़बरदस्त है, एक और देखी, मैंने बोला यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो फिर अब जब भी एपिसोड आती है उसको खोल के देखना शुरू कर देता हूँ मैं। उसमें होता ये, शार्क टैंक बेसिकली प्रोग्राम है, यूएस में ये शुरू हुआ था, यूके में ये शुरू हुआ था इस तरह का सेटअप। फिर ये शार्क टैंक इंडिया सोनी टीवी पे शुरू किया उन्होंने। तो उसके अंदर होता ये कि 5 बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं उस शो के अंदर, हु आर फिल्दी रिच, अरबों रुपए जिनके पास है। अब जो भी बंदा जिसने कोई नया स्टार्टअप या नया सेटअप स्टार्ट किया है वो आता है और अपने बिजनेस की पिच करता है, तो भाई मैंने ये स्टार्टअप किया है और मैंने ये बनाया है और मैंने ये बनाया है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन्वेंशन इन इंडिया, और ये तो मैंने पेटेंट करवा लिया है और ये करवा लिया है। अब आप उसके अंदर अगर इन्वेंशंस देखेंगे तो कुछ इन्वेंशंस पर आपकी हंसी निकल जाएगी, ऐसी इन्वेंशंस होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी आपको देख के हैरत होगी यार वो लोग क्या क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब उनकी यूथ किस डायरेक्शन में सोच रही है, किन एवेन्यूज़ पे काम कर रही है, किन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर रही है। देखो ना इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, जिधर पैसा आ गया अब वो पैसे को प्रॉपर्टी में लगा के डबल कैसे करना है, पैसा आ गया पैसे को बैंक में रख के उस पर सूद कैसे खाना है, पैसा आ गया उसको डॉलर लेकर ब्लैक मार्केटिंग कैसे करनी है और उसकी सेल परचेज कैसे करनी है, या पैसा आ गया अब उसको बाहर कैसे भेजना है, या खुद पढ़ लिख गए अब बाहर कैसे जाना है। हमारी पूरी कम्युनिटी इसी चक्कर में ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। कोई ये नहीं सोच रहा यार मैं कुछ इंजीनियर्स बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज। इनोवेशन की कोई बात नहीं है।
जब इनोवेशन की बात नहीं है, नए बिजनेस वेंचर्स की बात नहीं है, अब आप वो अगर प्रोग्राम देखें यार, वो क्या क्या सोच रहे हैं यार, अजीब व गरीब सोच रहे हैं। और दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली अ मार्केट प्रोडक्ट, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट। और वो छोटे छोटे 19 20 साल के लड़के आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने बिजनेस बना लिया है और हम साल के 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 19 20 साल का बच्चा ये सोच रहा होता है ACCA का पेपर कौन सा उठाना है बीकॉम करना है नहीं करना है, सर बीकॉम का पेपर देना है नहीं देना है, ACCA भी कर रहा हूँ साथ में, बीकॉम दूँ नहीं दूँ, ये बातें कर रहा था हमारा बच्चा। ठीक है, उस प्रोग्राम को जब आप देखेंगे तो वो इन्वेस्टर जब पिच करते हैं तो पिच करने के बाद दे आस्क फॉर द कैपिटल, बोलते हैं हमारा ये बिजनेस है एंड वी हैव डन दिस मच, वी हैव ग्रोन दिस मच, हम इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसमें क्वेश्चन आंसर बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मतलब फॉर अ फाइनेंस गाय इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। यानी कि अगर वो प्रोग्राम मेरी अम्मा देखेंगी उनको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे ये क्या बकवास चीज़ लगा के बैठा हुआ तू, ये तो समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर जितनी बातें हो रही होंगी सारी फाइनेंशियल रेशियोज में बातें हो रही हैं। ठीक है ना, हमारी कंपनी के वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना है, ठीक है ना, एबिटा कितना है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है प्रोडक्ट का, आपकी रोएस कितना है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, दिस इज ऑल्सो टर्मिनोलॉजी, मुझे नहीं पता थी, ये टर्मिनोलॉजी सुनी नहीं थी मैंने, दिस इज ऑल्सो टर्मिनोलॉजी, रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया है तो आपने उस लाख रुपए के ऊपर अर्न कितना किया, रिटर्न कितना कमाया आपने, लाख रुपए खर्च करके 5 लाख कमाया है आपने, सो द रोएस इज 5। तो वो जब आप प्रोग्राम देखेंगे सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट एज वेल। तो उसमें होता ये है कि फिर वो अपनी पूरे बिजनेस की पिच करके कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट से तो ये धमाल मच जाएगा और ये रेवोल्यूशन आ जाएगा और हमने अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया है और नाउ वी आर आस्किंग फॉर 50 लाख रुपीज़ इन एक्सचेंज ऑफ 2% ऑफ इक्विटी, कि हम आपको 2% अपनी कंपनी की इक्विटी देंगे और आपसे कितने पैसे ले लेंगे, 50 लाख रुपए। इसका मतलब अगर 2% कंपनी की इक्विटी देंगे और 50 लाख रुपए लेंगे तो कंपनी की वैल्यू कितनी बनी आज के दिन में, 2% के 50 लाख है, ठीक है, 25 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई नहीं हो गई, कितनी की वैल्यूएशन हो गई, 50 लाख को डिवाइड बाय 2% करो, 25 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। इसका मतलब वो बंदा बोल रहा है कि आज मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है, 25 करोड़ और मैं आपको दूंगा 2% इक्विटी। अच्छा, फिर उसके बाद उस पर बहस होती है कि नहीं 2% इक्विटी नहीं, हम तो आपको 50 लाख देंगे फॉर 5% ऑफ इक्विटी, फॉर 6% ऑफ इक्विटी। यानी कि द इन्वेस्टर ट्राइज टू बार्गेन एज मच एज द इन्वेस्टर कैन। बोलता है ठीक है हमको पैसे दे दूंगा लेकिन आप मुझे 2% इक्विटी नहीं दो, मुझे तो 5% चाहिए, क्योंकि मेरी मार्केट स्टैंडिंग है, मेरी मार्केट वर्थ है, मेरी PR है, मैं उस PR से अपनी नॉलेज से आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, मेरी स्किल्स यूटिलाइज हो रही होंगी, सो आई नीड मोर शेयर्स अगेंस्ट दिस अमाउंट। वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो नहीं दे सकता, 2 की जगह वो फिर 2.5 पे बात करता है। जैसे नहीं खवातीन मार्केट में जाती हैं, पठान अंकल से बार्गेनिंग चल रही होती है, हाँ वो बोलता है भाई 2%, तो वो शार्क जो बैठे होते हैं बोलते नहीं हम तो 50 लाख देंगे आपको 10%। फिर बोलता है नहीं नहीं चले मैं आपको 3 देता हूँ, बोलते हैं नहीं भाई हम तो 8 से नीचे नहीं आएंगे। फिर बोलता है मैं 4 देता हूँ, बोलते नहीं नहीं 6 बस, 6 से नीचे नहीं आएंगे हम। इस तरह बार्गेनिंग चलती है। तो ये क्यों चलती है बार्गेनिंग, भाई जितने शेयर्स मांग रहे हैं दे दो ना, क्या मसला है, नहीं शेयर्स मांग रहे हैं तो शेयर्स ही मांग रहे हैं ना, जान तो नहीं मांग रहे, पैसे तो नहीं मांग रहे। नहीं हमने कहा सर ये जो शेयर्स मांग रहे हैं, ये जो इक्विटी मांग रहे हैं, दिस इज अ वेरी प्रेशियस थिंग, हमें अभी तो नजर नहीं आ रहा। इक्विटी क्या है, नजर आ रही है, नहीं आ रही। 50 लाख मिल जाएंगे, हमने बोला 2% इक्विटी देंगे तुमको, भले यार तू 10 ले ले तो खुश हो जा, चल, ऐसे क्यों नहीं बोलता कोई। सब लोग उस प्रोग्राम में झगड़े होते हैं। यानी ऐसा भी हुआ है कि 0.5% के ऊपर 10 मिनट की बहस हुई है। बोले हम आपको 60 लाख रुपए देंगे 3%, बोले नहीं मुझे 60 लाख चाहिए, 2.5% दूंगा मैं आपको इक्विटी। अब वो 0.5% इक्विटी के ऊपर झगड़ है। क्या है ऐसा इक्विटी में, क्या है ऐसा इक्विटी में। इक्विटी इज अ वेरी प्रेशियस थिंग।
वो इन्वेस्टर इस बात पर एग्री कर जाता है कि मुझे डेट दे दो, आप मुझे डेट दे दो, लेकिन मैं इक्विटी अपनी इतनी डाइल्यूट नहीं करूंगा इक्विटी डाइल्यूट, क्योंकि इक्विटी कोई सस्ती चीज नहीं होती है। F9 का पेपर दिया तुम लोगों ने? कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए, पढ़ा उसके बारे में, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उधर टीचर समझाते हैं कि इक्विटी बड़ी प्रेशियस चीज होती है। बात आ रही समझ में? आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप डेट रेज कर सकते हो और आप इक्विटी रेज कर सकते हो, सो इक्विटी इज अ कॉस्टली ऑप्शन। रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा मांगता है शेयर होल्डर। क्यों? ऐसे ही, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ऐसे लेमैन बात करते हैं हम वो बात करेंगे जो समझ आए, खोपड़ी में बैठे, निकल ना जाए। भाई जो बंदा डेट दे रहा है तुम्हें, उसको तो ये गारंटी है ना कि वो वापस ले लेगा पैसे तुमसे, लोन है ना। तो मैंने बोला यार मैं आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दूंगा, आप मुझे 1 साल में वापस कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा सर, कर दूंगा। चलो ठीक है, 12% का सूद दे दो। अल्लाह माफ करे, ऐसी एग्जाम्पल भी सूद की नहीं देनी चाहिए, मैं ऐसे ही समझाने के लिए दे रहा हूँ। चलिए यार 12% आप सूद दे दो मुझे, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, 1 साल बाद लौटा दोगे ना? हाँ सर लौटा दूंगा। ठीक है, 12% के रिटर्न, 12% के इंटरेस्ट पे मैंने आपको सूद दे दिया, वो लोन दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि सर 1 करोड़ रुपए चाहिए आपके और मैं अपनी कंपनी की इक्विटी दूंगा आपको मैं शेयर होल्डर बनाना चाहता हूं, अब शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जो डेट होल्डर है, जो लेंडर है, उसको ये पता है कि मैं आज पैसे दे रहा हूं ना, तो मुझे 1 साल बाद वापस मिल जाएंगे। लोन एग्रीमेंट है, पैसे वापस मिल जाएंगे। एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट रजिस्टर कराया है, मैंने एसेट्स गिरवी रख लिए हैं, उसमें लिख दिया है कि अगर नहीं दे सके तो फिर ये एसेट्स बेच के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। एज पर लीगल टर्म्स आई एम एंटाइटल्ड टू गेट माई मनी बैक। तो मैं 12% रिटर्न पे राजी हो गया। नाउ कंपेयर अ पर्सन हु इज गिविंग द अमाउंट, हु इज गिविंग द मनी, एंड यू आर नॉट पेइंग हिम एनी फिक्स्ड इंटरेस्ट। एक तो उसको तुम फिक्स इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे, तुम उसको 1 साल बाद पैसे भी वापस नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि ही इज एमिंग फॉर समथिंग बिग। उसने ऐसे ही नहीं पैसे डाल दिया तुम्हारी कंपनी के अंदर, वो रिटर्न भी फिर उस लेंडर से ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि रिस्क ज्यादा। वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। वो कह रहा है हो सकता है कंपनी अगर बैठ जाए तो मुझे पैसे वापस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी देखता है जो इन्वेस्टर होता है। ये आप बैट किस चीज पे लोगे? अपसाइड पोटेंशियल पे लोगे ना। कभी भी कोई बंदा इन्वेस्ट इसलिए तो नहीं करेगा ना कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो पैसे कम हो जाएंगे। बहरिया में प्रॉपर्टी कभी इसलिए तो नहीं लोगे ना आपके, यार बहरिया की प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, चलो इसलिए ले लेते हैं। इस माइंडसेट के साथ तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे आप अपसाइड पोटेंशियल को देखते ही इन्वेस्ट करोगे ना। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर ने बेट ली है एंड ही इज एमिंग फॉर समथिंग बिग। बोल रहा है मुझे तो 25-30% के रिटर्न नजर आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर, सो ही इज टेकिंग मोर रिस्क। व्हेन ही इज टेकिंग मोर रिस्क he will be getting more reward, because if the company will be earning profits, he will be entitled to those profits. Now the profits are not limited to 10, 12, 15%. कंपनियां जब अच्छा करती हैं तो वो तो छक्के मारती हैं, करोड़ों कमा लेती हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी, आप लोगों में से कुछ लोग नहीं थे, मैंने एग्जाम्पल दी कि 2005 में 2005 की बात है, जब फेसबुक का जो हेड क्वार्टर है उसकी जो वॉल्स पर पेंटिंग की एक आर्टिस्ट ने, उसका नाम था डेविड को, और उस वक्त उसकी जो कंसीडरेशन बनती थी, उसके आर्ट वर्क की जो कंसीडरेशन बनती थी वो बनती थी $60,000। कितनी? $60,000। तो फेसबुक उस वक्त लिस्ट नहीं हुआ था, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ था।
तो फेसबुक ने उसको ऑप्शन दिया कि भाई ठीक है, या तो तुम $60,000 ले लो, या तुम हमारे शेयर्स ले लो। कितने शेयर्स ले लो? वो 60,000 के हिसाब से जितने शेयर्स बनते होंगे, फेसबुक ने बोला ले लो। फेसबुक कौन सा लिस्टेड था? और अच्छा है ना, जो कंपनी ऐसी लिस्टेड नहीं होती है या बहुत ज़्यादा कैश रिच नहीं है या अभी बहुत पैसे नहीं है, वो बोलेगा अच्छा है तू इक्विटी ले ले, चलो इक्विटी में टरका दिया मैंने, पैसे नहीं देने पड़े मेरे को, आई वॉज शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, मैंने उसको इक्विटी दे दी। उसने प्रेफर किया मुझे आप शेयर्स दे दो 2005 में। इन 2012 फेसबुक गॉट लिस्टेड, और जो शेयर्स उसने लिए थे उसकी वैल्यू कितनी थी? $200 million against the work of $60,000. The shares which he got, वो 2012 में उसकी वैल्यू थी $200 million। कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया? आप टाइम्स भी नहीं निकाल सकते। 7 साल में एक ड्रास्टिक। So this is the power of ownership. This is the power of equity. बात आ रही समझ में? तो equity कोई सस्ती चीज नहीं है। अच्छा भाई, तो हम बात ये कर रहे थे कि equity बड़ी प्रेशियस चीज होती है, ठीक है? तो जब फेसबुक लिस्ट हुआ 2012 में, तो उसके डेविड कोक के जो शेयर्स की वैल्यू थी वो थी $200 million। क्योंकि जब किसी को शेयर्स आप दे रहे होते हो ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहे होते हो उन शेयर्स के अंदर। भाई ये शेयर्स जो आज ₹10 के हैं, ये आगे जाके कितने के हो जाएंगे? ये आगे जाके ₹30 के हो जाएंगे, ये आगे जाके ₹100 के हो जाएंगे। अब ₹10 का शेयर अगर $100 का हो गया तो ये कितना % रिटर्न हो गया? ये 10 टाइम्स रिटर्न हो गया। परसेंट की बात ना करें सर, 10 टाइम्स रिटर्न हो गया। और ये हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, 500 का शेयर अभी तो आजकल 50 पे चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि व्हेन मार्केट विल बाउंस बैक, हालात अच्छे हों अल्लाह करे हमारे मुल्क के, सो इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ गोइंग बैक टू 500। तो हमने कहा इक्विटी सर बड़ी कीमती चीज़ है, और अगर कोई शेयर्स दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि उसका कुछ जा नहीं रहा, ये ऐसा है कि उसको अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है? वरना अगर शेयर्स को देना इतना आसान होता या शेयर्स का दिया जाना इतना बेजरर अमल होता, तो फिर एंटिटीज लोन रेजी क्यों करती हैं? वो तो फिर शेयर्स ना इशू करती होती हर वक्त। क्या ख्याल है? तो हमने कहा कि सर अगर आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, कोई कंपनी गुड्स और सर्विसेज ले रही है और उसकी एक्सचेंज में वो क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है, तो ये बहुत कोई कीमती चीज निकल रही है और इसको रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? सो देयर इज अ नीड फॉर अ स्टैंडर्ड दैट इफ वी आर इशूइंग इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, देन देयर शुड बी सम अकाउंटिंग। पहले अभी हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज जाते हुए नजर नहीं आ रही हैं, कैश आउटफ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हमारे कैश रिजर्व्स कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हमें। देखो मसला यही है ना इंसान के साथ, इंसान के साथ मसला ये है कि उसको जो चीज़ दिख रही होती है ना, उसी का यकीन आता है। आज हमें जन्नत और दोज़ख का यकीन ही तो नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? हमें पता है, हमारा अब कहने को तो यकीन है हमारा, यार सर झूठ बोला ना तो मार पड़ेगी आखिरत के अंदर, पिटाई होगी, आग में जलना पड़ेगा, नमाज छोड़ी ना तो आग में जलना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा नहीं ना, क्या ख्याल है? अगर तो कोई अल्लाह ना करे आग में जलता हुआ नजर आ रहा हो, उसके बाद फिर किसी की हिम्मत होगी नमाज छोड़ने की? फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी सर नमाज छोड़ने की। हाँ, रिश्वत लेने वाले रिश्वत ले रहे हैं, अब हदीस में आते इसका मफहूम है रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में है। और उसको पता लग जाए जहन्नुम की आग क्या है, आग क्या है, मतलब आप जलते तवे पे अपना हाथ रख सकते हो? कभी कोशिश करके देखना, उसको फुल गर्म करो, उसके ऊपर अपना हाथ रख के देखो, ऐसा कोई पागल है जो रखेगा? रिश्वत तो ऐसे ही ले रहे हो भाई, आपको बोला है, आपको बताया है, हदीस में आ रहा है। मतलब
हदीस से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती ना। मतलब अभी कोई बोल दे ये दिन नहीं रात है, आप बोलो यार अभी दिन नहीं है रात है, बोले ये डाउटफुल हो सकता है। लेकिन अगर दीन ये कह रहा है अभी दिन नहीं है अभी रात है, हमने बोला भाई हमें भले तो उजाला लग रहा है लेकिन होगी रात। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि जो दीन कह रहा है वो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी यही सीन है, कैश तो ज्यादा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब हम लाख बोल रहे हैं एक्सपेंस है, लेकिन 2 नंबरी करने वाले 2 नंबरी कर जाएंगे। तो अभी तो पैसे नहीं जा रहे ना, अभी किसी को क्या पता कि हमने सर्विसेज ले ली, हमने गुड्स ले लिए हैं, अभी तो पैसे नहीं जा रहे ना, तो अभी एक्सपेंस बुक नहीं करते। जब बाद में इक्विटी इशू होगी तब देखेंगे क्या एंट्री करनी है। तो पहले ये बहुत सारी क्रिएटिव अकाउंटिंग हुई होंगी ना, 2 नंबरियां हुई होंगी, तो फिर नीड रियलाइज हुई कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इफ एन एंटिटी एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप जब ऑडिट का पेपर देंगे ना, ऑडिट का AAA का पेपर देंगे ना, AAA के अंदर ऑडिट के अंदर ये सवाल आता है कि डायरेक्टर ने शेयर ऑप्शंस इशू किए हैं एम्प्लॉयज के लिए, और डायरेक्टर्स बिलीव that since there has been no payment and there has been no cash outflow, so they shouldn't be recognized as an expense. लेकिन आपको पता है IFRS 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये डायरेक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किया है ये गलत किया है, and this has resulted in misstatement in the financial statements. Are you getting this? So this is very important standard. अच्छा, तो सर इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एंटिटी ने गुड्स और सर्विसेज अक्वायर की हैं और शेयर्स इशू किए हैं या शेयर ऑप्शंस इशू किए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो? पहली बात, क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नंबर 2, रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? ठीक है, उसकी मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए? और हमें पता लग गया सर मेजरमेंट ऐसे होनी चाहिए। अब उसको ईयर ऑन ईयर हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनेंगी? इवेंट्स क्या होते हैं सर, कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें शेयर इशू होते हैं, एंड हाउ दीज शेयर्स आर इशूड एंड हाउ द एक्सपेंस गोज इन P&L एंड हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो हमने कहा सर हम देखेंगे कि ये रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं, ये मेजर कैसे होते हैं। अच्छा भाई, तो ये इसका एक बेसिक चार्ट आपके सामने आ रहा है। मजीद इस पर बात डिटेल के अंदर हर चीज़ डिटेल में डिस्कस होगी। देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट्स 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक कहलाती है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स और एक कहलाती हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स ट्रांजैक्शन, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। अच्छा, नाम से जाहिर है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इसका मतलब कि सर वो ट्रांजैक्शंस जो बेस तो कर रही होंगी किस पे? शेयर पे। जो बेस किस पे कर रही होंगी? शेयर पे। किसी न किसी तरह उनका लिंक किससे बन रहा होगा? शेयर्स से। और वो सेटल्ड भी किस में होंगी? इक्विटी में। यानी कि सर उन ट्रांजैक्शन का लिंक भी शेयर से बन रहा होगा और वो सेटल भी किस में होंगी? इक्विटी में। जबकि दूसरी तरफ देखो नाम क्या है? कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कि सर वो बेस तो किस पे कर रही होंगी? शेयर पे, लेकिन वो सेटल किस में हो रही होंगी? कैश में। नाम से ही जाहिर है, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। यानी कैश सेटल्ड में सेटलमेंट शेयर्स में हो रही होगी, आउटफ्लो कैश में हो रहा होगा, और इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में सेटलमेंट किस में हो रही होगी? इक्विटी में हो रही होगी। हम इक्विटी दे रहे होंगे अपनी, ठीक है कोई बात। लेकिन सर आपने दोनों को लिखा है शेयर बेस्ड जी, वो बेस करेगी शेयर्स पर। अगर भले कैश सेटल्ड है, सेटलमेंट हो रही है कैश में, लेकिन उसके डायनेमिक्स लिंक किससे होंगे? शेयर्स से, तो वो IFRS 2 में आ जाएगी सर। आर यू गेटिंग दिस? सेटलमेंट कैश में हो रही है, लेकिन उस कैश की जो सेटलमेंट है उसके डायनेमिक्स लिंक किससे कर रहे होंगे?
शेयर्स की मूवमेंट से। जी बेटा। फॉर एग्जांपल कि किसी को पेमेंट करनी है तो उन्होंने बोला कि 5 साल के बाद जो शेयर की वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से मैं आपको कैश वापस करूंगा, ये कैश सेटल इस तरह से। जो भी आपने अगर सेटलमेंट करनी है, भले कैश में करनी है, लेकिन वो बेस किस पे कर रही है? शेयर कैश सेटल्ड है, ठीक है, वो कैश सेटल्ड है। अच्छा भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Share-based payment. Share-based payment schemes have become increasingly common. A share-based payment occurs when an entity buys goods or services from other parties such as employees and suppliers. तो आमतौर पर ये जितनी भी शेयर बेस्ड पेमेंट्स हम देख रहे होंगे जो एग्जाम में टेस्ट हो रही होती हैं, वो किसके साथ हो रही होती हैं? एम्प्लॉयज़ के साथ हो रही होती हैं। 99.9% बेसिस पर ये ट्रांजैक्शंस एम्प्लॉयज़ के साथ हो रही होती हैं। And settles the amounts payable by issuing its shares or share option. और अगर हम सेटल करें वो ट्रांजैक्शन बाय इशूइंग शेयर्स और शेयर ऑप्शंस, तो ये वाली ट्रांजैक्शंस हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। और अगर हम लायबिलिटी इनकर करके उसकी सेटलमेंट किस में करें? कैश में, तो ये कहलाएगी कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। Problem. If a company pays for goods or services in cash, an expense is recognized in profit or loss. But if a company pays for goods or services in share options, there is no cash outflow, and therefore under traditional accounting, no expense would be recognized. Traditional accounting, जो traditional accountants हैं, जो outflow को expense मानते थे, उनके नज़दीक तो अभी expense हुआ ही नहीं है ना। If a company issues shares to employees, a transaction has occurred. The employees have provided a valuable services, क्योंकि सर employees ने valuable services entity को दे दी हैं, और जब employee services देता है और हम employee को कोई पेमेंट करते हैं तो expense बुक करते नहीं करते? तो सर हमने अगर employee को shares इशू किए हैं और employee ने हमें services दी हैं, तो सर expense तो बुक होगा। पेमेंट हमें शेयर, हाँ, पेमेंट हम करते हैं कैश की फॉर्म में, तो हम सर सैलरी या एक्सपेंस बुक करके बैंक या कैश को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अब हमने कैश या बैंक यानी कि कैश पे नहीं किया है, तो क्रेडिट क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क, कुछ तो होगा क्रेडिट, इक्विटी होगी, कैश होगा, कैसे होगा देखेंगे। लेकिन हमने कहा सर ये एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि हमें सर्विसेज मिल गई हैं, और जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। भले अभी शेयर उसको मिले कि नहीं मिले, लेकिन जिस पीरियड का एक्सपेंस हो गया उस पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो है ना भाई। So employees have provided a valuable service to the entity in exchange for shares or share options. It is inconsistent not to recognize this transaction in financial statements. अगर कोई इस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड ना करे तो ये गलत करेगा। और एग्जाम के अंदर ऐसा कई दफ़ा आपके साथ आ सकता है, हो सकता है कि डायरेक्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई हम तो ये ट्रीटमेंट, जैसे कल हमने देखा था एम्प्लॉय बेनिफिट्स के केस में पास पेपर के क्वेश्चन के अंदर कि डायरेक्टर बोलता है कि भाई मैं तो इसको जो है ना जो 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 एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा आया है मैं तो उसको पीएनएल में लेके जाऊँगा, या अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर मैं इस मूवमेंट को ओसीआई में लेके जाऊँगा। हमने कहा सर ये गलत ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट राइट। सो वी शुड नो द राइट ट्रीटमेंट so that if the wrong treatment comes up in the exam question, we can be able to identify that. ठीक है? IFRS 2 share-based payment was issued to deal with this accounting anomaly. IFRS 2 requires that all share-based payment transactions must be recognized in financial statements when the transaction takes place. Types of transactions. IFRS 2 applies to all share-based payment transactions. सारी share-based payment transactions पर ये apply होता है। कौन सा IFRS? IFRS 2. There are two main types. दो main types हैं इसकी। एक कहलाती है equity settled share-based payment और एक कहलाती है
कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स किसको कहेंगे हम? एंटिटी अक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, हमने गुड्स या सर्विसेज ले ली और अब हम सामने वाले को क्या देंगे? इक्विटी देंगे। शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स, और हमने कहा सर हम कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ये क्या होती है? एंटिटी अक्वायर्स गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर अमाउंट्स ऑफ कैश मेजर्ड विद रेफरेंस टू एंटिटीज शेयर प्राइस। मिसाल के तौर पर मैंने एसी परचेज किया एसी वाले से, और मैंने एसी वाले को बोला भाई मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। कितने का एसी लिया है? मिसाल ले रहा हूँ भाई, कितने का एसी लिया है? मैंने लिया है 1 लाख रुपए का एसी। अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद अपनी कंपनी के 1000 शेयर दे दूंगा, 10,000 शेयर दे दूंगा। ठीक है, 3 महीने बाद मैं आपको अपनी कंपनी के 10,000 शेयर्स दे दूंगा। वो मान गया। क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है? क्यों? क्योंकि सर इसकी जो सेटलमेंट है वो भले मैं करूंगा, सॉरी मैंने कहा कि 3 महीने बाद जो मेरे शेयर 10,000 जो मेरे शेयर की प्राइस होगी ना, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 शेयर से और तुमको दे दूंगा मैं, और वो मान गया। तो इसका मतलब कि सर मैं पेमेंट तो उसको कैश में ही करूंगा, लेकिन अब वो पेमेंट लिंक किससे कर दी? मैंने शेयर से लिंक कर दी। मैंने लिंक किससे कर दी? शेयर से कर दी मैंने। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हो जाएगी कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब आओ हम देखते हैं कि हम शेयर ऑप्शन किसको बोलते हैं। देखो एक तो होता है शेयर, एक होता है शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन किसको बोलते हैं? हमने कहा सर शेयर ऑप्शन इज बेसिकली, हमने कहा सर शेयर ऑप्शन भी ना कमाल की चीज है। ये खुद शेयर तो नहीं है अभी, लेकिन ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर होल्डर को राइट दे देता है। क्या दे देता है? सॉरी, जो इस इंस्ट्रूमेंट होल्डर को क्या दे देता है? राइट दे देता है। किस चीज का राइट दे देता है? कि वो किसी स्पेसिफिक डेट पर किसी स्पेसिफिक रेट पर शेयर्स को परचेज कर सकता है। वो किसी स्पेसिफिक डेट पर किसी स्पेसिफिक रेट पर शेयर्स को परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये शेयर ऑप्शन है क्या। मिसाल के तौर पर हमने एम्प्लॉय को दिए शेयर ऑप्शंस, और हमने कहा कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है और ये शेयर ऑप्शन मिले हैं 1 जनवरी 2020 को। एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दे दिया हमने, शेयर ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दे दिया? हमने बोला भाई ये ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में शेयर मार्केट से परचेज कर सकते हो। और कितने में परचेज कर सकते हो? 10 रुपए में। अब सर हो सकता है कि 1 जनवरी से 30 जनवरी 2023 के दरमियान ये शेयर ऑन एवरेज चल रहा है 35 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो क्या ख्याल है? हमने कहा सर ये तो डिपेंड करेगा। हो सकता है कि 1 जनवरी से 30 जून 2023 के बीच में ये ऑप्शन कितने पे चल रहा हो? 5 रुपए पे चल रहा हो सकता है 15 पे चल रहा हो सकता है 20 पे चल रहा हो सकता है 30 पे चल रहा हो। अच्छा, व्हेन ऑप्शन
when option is expected to fetch some value for the shareholder, मुझे इंस्ट्रूमेंट होल्डर, आपके पास ये ऑप्शन है और आपको लगता है कि यार ये ऑप्शन तो कीमती है, या ये ऑप्शन तो मैं 10 रुपये का शेयर ले लूँगा, मार्केट में मिल रहा होगा 50 रुपये का शेयर, मैं 10 रुपये का ले लूँगा और मार्केट में जाके बेच दूंगा। मैं 10 रुपये का ले लूँगा और मार्केट में जाके कितने का बेच दूंगा? 35 रुपये का बेच दूंगा। अच्छा, तो हमने कहा सर अगर ऐसा कोई ऑप्शन एम्प्लॉय को मिल जाए, ये मैंने आपको ऐसी एग्जाम्पल दी है, रैंडम एग्जाम्पल दी है, तो क्या ये ऑप्शन फीजिबल है? तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। 10 एग्जाम्पल को मैं शुरू से समझा देता हूँ। एम्प्लॉय को हमने एक कागज दिया, हमने एक कागज दे दिया, उस कागज पर लिखा हुआ है कि आपके पास ऑप्शन है। किस चीज का ऑप्शन है? ये कागज आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप कंपनी के शेयर्स 10 रुपए में परचेज कर सकते हैं। किस डेट से किस डेट के बीच में? 1 जनवरी से 30 जून 23 के बीच में कभी भी आप ये शेयर्स 10 रुपए में क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास। तो क्या ये ऑप्शन फीजिबल नजर आ रहा है? 10 रुपए में आप ऑप्शन पर 10 रुपए में आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं, जबकि 1 जन 2023 से 30 जून के बीच में जो शेयर की वैल्यू चल रही है मार्केट में वो कितनी चल रही है? तो क्या क्या ख्याल है, ये फायदे की चीज है एम्प्लॉय के लिए कि नहीं है? तो हम इसको कहते हैं सर ये इन द मनी ऑप्शन है। दिस ऑप्शन इज इन द मनी, बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय इसको एक्सरसाइज कर लेगा। Are you getting this? अच्छा, तो बस ये टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इन द मनी ऑप्शन। A share option allows the holder to buy a share in future for a fixed price, which is called exercise price। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक कागज दे दिया, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हैं, मैंने आपको एक लेटर दे दिया, मैंने बोला भाई ये लेटर है और आपके यू आर इंटाइटल्ड टू परचेज 10,000 शेयर्स एट 2 रुपीज। तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी हुई? 2 रुपीज। गेटिंग? इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट मतलब जब आप उस शेयर को परचेज करो, वाकई में उस ऑप्शन को क्या करो? एक्सरसाइज करो, अवेल करो। ठीक है, अगर तो एक्सरसाइज प्राइस कम है फेयर वैल्यू से, मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज प्राइस है 2 रुपए में आप शेयर ले सकते हो और फेयर वैल्यू कितनी है? 10। 10 रुपए की फेयर वैल्यू है और आप वो शेयर ले सकते हो 2 रुपए में। फायदे की चीज है नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिसाल के तौर पर KNS बोले भाई ये कोर्स तो है वैसे 30,000 रुपए का, लेकिन आप ये कोर्स 5,000 में ले सकते हो। फायदे की चीज है कि नहीं है? If the exercise price is less than the fair value of the shares at the exercise date, then option holder is essentially getting a discount, and so the option is said to be in the money। ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीजें पढ़ी होंगी मेरे ख्याल में। शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शंस का तस्करा पढ़ा था F9 में, पढ़ा होगा आपने। F9 में भी पढ़ा होगा। हाँ, FRM। F9 में आप लोगों ने दिया है ना दोनों ने, उसमें शेयर ऑप्शन का तस्करा है मेरे ख्याल में ना। In the money option, the most common type of share-based payment transaction is where the share options are granted to employees and directors as part of their। अब हम देखेंगे कि सर ये वाले जो शेयर ऑप्शंस हैं ये एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, आमतौर पर दिए जाते हैं, और ये एम्प्लॉइज को एज अ बेनिफिट दिए जाते हैं। देखो बेनिफिट ही हो गया ना भाई, एम्प्लॉय अगर कोई शेयर जो 10 रुपए का मार्केट में चल रहा है वो 2 रुपए में खरीद सकता है, तो क्या हमने उसको बेनिफिट दे दिया? हमने उसको बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट दे दिया। तो सर क्या कंपनी को कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए? क्योंकि पैसे तो नहीं गए, कंपनी के तो शेयर्स ही गए हैं, और शेयर्स गए हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ। तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है? जी ये ट्रांजैक्शन हुई है और इसको रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा।
और ये टॉपिक FR के अंदर रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा है F7 में। अच्छा भाई, ये टॉपिक FR में नहीं पढ़ा है ना, F7 में दिस IFRS 2 तो नहीं पढ़ा है आपने। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम विच यू आर स्टडिंग दिस IFRS 2, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए ये SBR के लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता ये, लेकिन फिर भी एग्जामिनर कैन टेस्ट इट एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छा भाई, प्रिंसिपल क्या है, अब जरा देखना इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। When an entity receive goods or services as a result of, पहले हम पढ़ेंगे equity settled share based payment transaction। क्या पढ़ेंगे हम? यानी कि ऐसी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कि जिसमें आपका इक्विटी का आउटफ्लो हो रहा होगा, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा होगा। कंपनी क्या इशू कर रही होगी? इक्विटी इशू कर रही होगी। कंपनी क्रेडिट क्या कर रही होगी? इक्विटी क्रेडिट कर रही होगी। मिसाल के तौर पर, वैसे अगर कोई एक्सपेंस इनकर होता है तो एंट्री क्या होती है? हमने कहा सर, वैसे कोई अगर एक्सपेंस जो नॉर्मल एक्सपेंस है, आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं, तो हमने कहा सर डेबिट, मिसाल के तौर पर आपने AC परचेज किया है तो आपने एसेट परचेज कर लिया ₹1,00,000 का, और क्रेडिट क्या कर दिया आपने? कैश या बैंक या पेबल, ऐसा ही है ना। और इसी तरह से आप जब एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देते हो तो करते क्या हो? हमने कहा सर डेबिट कर देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस which could be salary usually, और क्रेडिट क्या कर देते हो? कैश, बैंक या पेबल, ऐसा ही है ना। कितने से? लाख से। हमने कहा सर अब इक्विटी सेटल्ड में क्या हो रहा होगा? हमने कहा इक्विटी सेटल्ड में अब हम कैश तो नहीं दे रहे होंगे, क्या दे रहे होंगे? हमने कहा अब हम दे रहे होंगे इक्विटी। तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा? इक्विटी, सिंपल। यानी डेबिट तो होगा एक्सपेंस, या हमने अगर कोई गुड्स परचेज किए तो डेबिट तो गुड्स होंगे, लेकिन अब क्रेडिट क्या हो रहा होगा? इक्विटी, सिंपल। So when an entity receive goods or services as a result of equity settled share based payment transaction, it posts the following double entry. Debit हुआ expense और credit क्या हो गई? Equity. The entry to equity is normal reported in other components of equity. अभी इसको आप share capital ना समझना, अभी इसको share capital ना समझना, ये share capital नहीं है। देखो शेयर इक्विटी में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, शेयर कैपिटल भी होता है, शेयर प्रीमियम भी होता है, रिटेन अर्निंग्स भी होती है, हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने कहा अभी ये शेयर कैपिटल इशू नहीं किया हमने। अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन इज नॉट अ शेयर, दिस इज एन ऑप्शन, दिस इज नॉट शेयर कैपिटल एट द मोमेंट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल एट अ लेटर डेट, बट इफ यू टॉक अबाउट द करंट डेट, इट इज एन ऑप्शन, इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट शेयर कैपिटल। हमने कहा इक्विटी क्रेडिट करेंगे अभी आसानी के लिए। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड अनलेस द शेयर बेस्ड पेमेंट हैज वेस्टेड। अब ये देखेंगे वेस्टेड का मतलब क्या है। मेजर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेजर। सर मेजर कैसे करें? द बेसिक प्रिंसिपल इज द शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। किसकी फेयर वैल्यू सर? गुड्स की फेयर वैल्यू कि ऑप्शन की वैल्यू? सवाल। हाउएवर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस एज टू हाउ इट इज डिटरमिन्ड। अब देखो ये चार्ट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज द ट्रांजैक्शन विथ एम्प्लॉइज, इसको समझना बड़ा जरूरी है।
इसके ऊपर बेस करेंगे आगे की डिस्कशन हमारी। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप उसी वक्त बोलें, मैं उधर रुक कर पहले उसको क्लियर करूंगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आने वाले आगे। इज द ट्रांजैक्शन विथ एम्प्लॉइज और अदर प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज, क्या हम ये जो इक्विटी बेस्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन हमारे एम्प्लॉइज के साथ है? इज दिस ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज या दोज प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज? सिमिलर सर्विस मतलब डायरेक्टर्स वगैरह, एम्प्लॉइज हो गए ना हमारे। ठीक है, हमने कहा क्या ये ट्रांजैक्शन, क्या ये जो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, क्या ये हमारी एम्प्लॉइज के साथ है? इसका मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हम एम्प्लॉइज से सर्विसेज देकर उनको इक्विटी इशू कर रहे हैं? आंसर इज यस। इफ द आंसर इज यस, तो हमने बोला कि अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेजर होगी किस पे, जरा गौर करना। ये मेजर होगी एट फेयर वैल्यू ऑफ equity instrument। और सर फेयर वैल्यू कौन सी डेट की? एट ग्रांट डेट। तीन चीजें याद रखनी है सर। अगर तो ये ट्रांजैक्शन एम्प्लॉई के साथ है, कौन सी? इक्विटी सेटल्ड की बात हो रही है, अभी कैश सेटल्ड की बात नहीं हो रही है। अगर ये इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन यानी कि जिसमें हम इक्विटी इशू कर रहे होंगे, अगर ये ट्रांजैक्शन हमारी एम्प्लॉइज के साथ हो रही है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे किस पर? फेयर वैल्यू पे। सर किस चीज की फेयर वैल्यू? सर्विसेज की फेयर वैल्यू कि इक्विटी की फेयर वैल्यू? हमने कहा ये फेयर वैल्यू होगी किसकी? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू होगी। किसकी फेयर वैल्यू होगी? ये फेयर वैल्यू होगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू। वजह, क्योंकि सर्विसेज की फेयर वैल्यू को डिटरमिन करना एक बड़ा सब्जेक्टिव टास्क हो जाएगा। एम्प्लॉई की सर्विसेज कितनी रिसीव करी हैं, हमने कहा ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है, सर्विसेज की फेयर वैल्यू को निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहा चलो आसान काम करते हैं, एम्प्लॉइज को दे क्या रहे हो आप? इक्विटी की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो? मैंने कहा जी वो निकाल सकते हैं, उस पर रिकॉर्ड कर ले भाई। वो जो इक्विटी की फेयर वैल्यू है ना वही तेरा एक्सपेंस हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही करते हैं ना भाई। सैलरी देते हैं तो एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करते हैं? जो सैलरी दे रहे हैं, तो अब सैलरी कैश में नहीं दे रहे, किस में दे रहे हैं? शेयर्स में दे रहे हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट्स किस में दे रहे हैं? शेयर्स में दे रहे हैं। तो हमने कहा अब कैसे रिकॉर्ड कर लो? जो उन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की क्या हो? फेयर वैल्यू। किस डेट पर? ग्रांट डेट पर। किस डेट पर? यह बात याद रखनी है, किस डेट पर? ग्रांट डेट पर जो फेयर वैल्यू होगी, ग्रांट डेट पर जो फेयर वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड होगा। सर ग्रांट डेट होती क्या है? अभी देखते हैं। वैसे बता भी देता हूं आसानी के लिए। ग्रांट डेट वो डेट होती है जिसमें डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस डेट को ये शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्रीमेंट हो रहा है उस डेट की वैल्यू। किस डेट की वैल्यू? जिस डेट को ये शेयर बेस्ड पेमेंट का क्या हो रहा है? एग्रीमेंट हो रहा है, वो है ग्रांट डेट। इसका मतलब कि सर अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स मिले तो नहीं होंगे? नहीं, मिले नहीं है अभी हुआ क्या है? सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन हमने बोला तुम इसको मेजर करो किस पर? फेयर वैल्यू पर। किसकी? इक्विटी की। किस डेट पर? ग्रांट डेट पर। बात समझ आ रही है? अगर ये कौन है ट्रांजैक्शन, किसके साथ है? एम्प्लॉइज के साथ। अगर ये ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज के साथ नहीं है, अगर ये ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज के साथ
नहीं है। तो हमारा ये और सवाल, कैन द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बी मेजर्ड रिलायबली? क्या जो गुड्स तुम्हें रिसीव हो रहे हैं, क्या जो सर्विसेज तुम्हें रिसीव हो रही हैं, क्या तुम उनको रिलायबली मेजर कर सकते हो? आंसर मिला जी कर सकते हैं। तो क्या करो, फिर ये ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू पर। अच्छा भाई, ऊपर भी फेयर वैल्यू पर ही करी थी हमने, लेकिन यहाँ फेयर वैल्यू किसकी लेनी है? गुड्स एंड सर्विसेज की लेनी है। रिसीव्ड एट द डेट दे वर रिसीव्ड। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसको इधर ही रखता हूं। अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल भी देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर आपने गुड्स रिसीव किए हैं, आपने गुड्स रिसीव किए और गुड्स आपने रिसीव किए हैं 15 मार्च 2023 को, और आपने गुड्स रिसीव किए हैं, डेबिट कर दिया आपने परचेजेस किए हैं आपने। अच्छा, कितनी करी हैं? सर मैंने परचेज किए हैं 10,000 यूनिट्स, और 10,000 यूनिट्स जो आपने परचेज किए हैं, आज मार्केट में उसका क्या भाव चल रहा है? मैंने कहा 50 रुपये। इसका मतलब कि परचेजेस डेबिट कितने से हो जाएंगी? क्रेडिट। कैश कर दें सर? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कैश में पेमेंट नहीं हुई है, कैश तो हमारे पास शॉर्ट था। हमने अपने वेंडर को बोला है कि हम आपको कैश नहीं देंगे। तो सर हम उसको क्या देंगे? इक्विटी देंगे। आज देंगे? नहीं, आज नहीं देंगे, 1 महीने बाद देंगे। कितने शेयर्स देंगे? इक्विटी देंगे, 5,000 शेयर्स देंगे, और आफ्टर 2 मंथ्स देंगे। इक्विटी देंगे, 5,000 शेयर्स देंगे, और कितने महीने बाद देंगे? 2 महीने बाद देंगे। क्रेडिट क्या करूं? एक बात तो तय, कैश तो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि कैश तो नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? इक्विटी दे रहे हैं। तो हमने कहा सर इक्विटी क्रेडिट करें। किस अमाउंट से क्रेडिट करें? सर जो गुड्स की फेयर वैल्यू है उसी से क्रेडिट करें। टेंशन खत्म, हमें टेंशन लेनी नहीं है कितने शेयर्स हैं, किस रेट पे दिए हैं, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमने कहा हम इक्विटी ही क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे? हमने कहा जो गुड्स की फेयर वैल्यू होगी उससे करेंगे। ठीक होगी बात? अब मैं मिसाल दे रहा हूं। अब आपने बोला सर ये जो 5,000 शेयर्स थे ना, मेरी शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी $10, मिसाल के तौर पर $10 थी, तो $10 के हिसाब से ये कितना बनता है? 50,000। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, ये चला जाएगा तुम्हारे पास शेयर कैपिटल में, और बाकी का 450 कहाँ चला जाएगा? शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। लेकिन ये दोनों हैं किस चीज के कंपोनेंट्स? इक्विटी है ना। मैंने सप्लायर को रेडी कर लिया कि मैं तुझे क्या दूंगा? 5,000 शेयर्स दूंगा। मेरे शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? $10। मैंने परचेजिंग कितने की कर ली उससे? 5 लाख की। तो अब मैं ले गया इक्विटी में, ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन कोई मुझसे कहे सर अब इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा? आपने तो इक्विटी में फेंक दिया, डंप कर दिया। मैंने कहा इसका ब्रेक डाउन ऐसे होगा कि अगर तो ये शेयर 10 रुपए का था, नॉमिनल $10 पर शेयर इसकी नॉमिनल वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी वो $10 पर शेयर थी, और मैंने 5,000 शेयर्स देकर परचेजिंग कितने की कर लिए? 5 लाख की। तो मैंने कहा इक्विटी के कंपोनेंट्स के अंदर ये इस तरह से जा रहा होगा। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो सबसे आसान केस हो गया ना। तो क्या ख्याल है, ये एग्जाम में आएगा? ऐसा केस आएगा एग्जाम में? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सबसे आसान केस है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
सर मैंने डेबिट करा, मेरी फैक्ट्री के अंदर 100 एसी लगे हुए थे, चिलर लगे हुए थे, मैंने उन 100 एसी की सर्विस करवाई। क्या करवाई? सर्विस करवाई। ख़राब हो गए थे, 100 चिलर लगे हुए थे। अच्छा भाई, तो इसका मतलब कि मैंने एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कर दिया डेबिट। सर ये 100 चिलर का जो मैंने एक्सपेंस किया है, ये खर्चा है कोई 10 लाख रुपए का, जिससे मैंने अपनी फैक्ट्री के सारे एसी को रिपेयर करवाया, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, उसके अंदर गैस डलवाई, उसकी क्लीनिंग करवाई। कितने की करवाई? क्या ये 10 लाख रिलायबली मेजर हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो वेंडर मुझे इनवॉइस देगा ना सर। ये तो वेंडर से मैंने रेट पूछा, वेंडर ने मुझे रेट बताया, तो ये रिलायबली मेजर हो गई ना सर्विस। हाँ या ना? रिलायबली मेजर हो गई। अब मेरे पास देने के लिए कैश थोड़ी है सर, तो मैंने उससे क्या कर लिया, मैंने उससे इक्विटी देने का मुआहदा कर लिया। क्या देने का मुआहदा कर लिया? इक्विटी। कि यार मैं तुम्हें कैश नहीं दे सकूंगा, लेकिन मेरी कंपनी बड़ी अच्छी है, मैं तुम्हें उसके शेयर्स दे देता हूँ। वो भी अक्लमंद होगा, उसने कहा ठीक है ले लो शेयर, शेयर तो ज़्यादा कीमती होता है ठीक है। उसने बोला ठीक है आप शेयर्स दे दो। तो आपने बोला भाई मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा आपको 10,000, ठीक है। और कब दूंगा? आफ्टर 1 मंथ। इशू करूंगा आफ्टर 1 मंथ। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर क्रेडिट तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये फॉरेन भी इशू कर सकते हैं, चलो आफ्टर 1 मंथ नहीं करते, शेयर इशू करते हैं, फॉरेन कर देते हैं। इक्विटी, तो बताओ मुझे मैं इक्विटी में क्या क्रेडिट करूंगा? 10 लाख। हमने कहा सर आपने बताया ही नहीं कि ये शेयर्स की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, आपने बताया ही नहीं है। हम क्रेडिट कैसे करें? हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप हमें मार्केट वैल्यू तो बताएं कि शेयर्स आपने कितने के दिए हैं, आप हमें फेस वैल्यू तो बताएं शेयर्स आपने जो दिए हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करें। उन्होंने कहा आप बड़े बेवकूफ हैं जो इंतजार कर रहे हैं। इक्विटी की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वही इक्विटी है। तो मैं क्या क्रेडिट कर दूंगा? 1 मिलियन। अब इस इक्विटी का ब्रेकअप पता करने के लिए आपको फेयर वैल्यू की, फेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा सर अब इसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी $20 पर शेयर, ये इसकी फेस वैल्यू थी। तो $20 पर शेयर के हिसाब से कितने हुआ? 2 लाख हो गया। तो हमने कहा सर अब ये जो इक्विटी मैंने क्रेडिट करी है, तो बेसिकली मैंने अपना शेयर कैपिटल क्या कर दिया होगा? शेयर कैपिटल मैंने अपना 2 लाख से क्रेडिट किया होगा, और बाकी शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से? 8 लाख। सिंपल। क्लियर होती है वाली बात सबको? एवरीथिंग क्लियर है अभी तक? जबरदस्त। ये तो सबसे आसान केस है, इसके तो आने के चांसेस ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने ये देखा है, तो जरा ये वाली एग्जाम्पल तो करो खुद से।